अब देखिएगा, अब हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, बेसिस एंड डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आर्टिकल है 4.1 बेसिस। वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस हो चुका है। अब आपके पास कोई वेक्टर स्पेस VF है और उसका कोई सबसेट S है। उस S के अंदर दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि S इज द सेट ऑफ Li वेक्टर्स, यानी कि S में जितने भी वेक्टर्स होने चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए LS इज इक्वल टू V, यानी कि सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप वेक्टर स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर स्पेस का सबसेट इन दोनों प्रॉपर्टी का पालन कर देता है तो वो सबसेट का नाम बेसिस पड़ जाता है। अब हम आने वाली एक्सरसाइज में बेसिस के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। देखिएगा डेफिनेशन में, इफ S be a subset of वेक्टर स्पेस VF सच दैट, कोई सबसेट S है वेक्टर स्पेस VF का, दो प्रॉपर्टी हैं। S इज सेट ऑफ Li वेक्टर्स, Li वेक्टर्स का सेट है, और LS इक्वल टू V। LS आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। LS में सारे लीनियर कॉम्बिनेशन रहते हैं, यानी कि हम LS इक्वल टू V का मतलब है कि वेक्टर स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट हम S वाले सेट के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त कर सकते हैं। Then S is called basis of VF। तो ऐसे केस में S जो है वो VF का बेसिस कहलाएगा। अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो उसे बेसिस चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ता है। लेकिन अपने आप से अगर कोई बेसिस लेने के लिए कहे तो वो आराम के साथ लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल 1 और 2 लिए हैं। अब देखिएगा, मुझे बेसिस लेना है R स्क्वायर R का। R स्क्वायर है, R है, फील्ड रियल नंबर्स हो गया, और R स्क्वायर यानी कि 2 डायमेंशन में है। जब हम 2 डायमेंशन बनाते हैं तो उसमें दो अक्षों का प्रयोग करते हैं, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके हमारा 2 डायमेंशन स्पेस तैयार हो जाता है। तो देखिएगा, मैंने बेसिस में दो वेक्टर डाले, एक 1,0 और एक 0,1। ये 1,0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है और 0,1 जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट 1,0 और वाई एक्सिस का पॉइंट लेकर के मैं 0,1 लेकर के अगर प्रॉपर्टी देखने जाऊंगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं 2 डायमेंशन का कोई भी वेक्टर तैयार कर सकता हूं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मेरा बेसिस कहलाएगा। उसी तरह से देखिएगा, R³ फील्ड रियल नंबर्स है और R³ 3 डायमेंशन में हूँ। तो 3 डायमेंशन स्पेस जब बनाया जाता है तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का प्रयोग होता है। तो देखिएगा, मैंने वेक्टर कैसे डाले हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस से उठा लिया है 1, 0, 0, ये मैंने वाई एक्सिस से उठा लिया है 0, 1, 0, और ये मैंने जेड एक्सिस से उठा लिया है 0, 0, 1। ये मेरे जो वेक्टर्स होंगे ये Li भी होंगे और ये LS को इक्वल टू V को भी फॉलो करेंगे। तो इस कारण से ये बेसिस है। तो यानी कि अपने पास से अगर बेसिस लेना होता है तो वो बहुत आसान होता है। अब हम दिए गए क्वेश्चन को करते हैं। ये है, देखिएगा, एग्जाम्पल 3, प्रूव दैट द सेट S इज इक्वल टू में है 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0। ये है स्पान द वेक्टर R³ बट इट इज नॉट बेसिस सेट। प्रूव दैट द सेट, एक सेट दे रखा है, उस सेट में हमें 4 वेक्टर दे रखे हैं और ये कहता है कि ये 4 वेक्टर स्पान द वेक्टर स्पेस R³, यानी कि R³ का अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ तो इस बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है, बट इज नॉट ए बेसिस सेट, लेकिन ये बेसिस सेट नहीं है। जब LS इक्वल टू V हो जाता है तो आप कह सकते हैं सेट S स्पान वेक्टर स्पेस, यानी कि सेट S के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप V प्राप्त कर सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्पान, यानी कि फैलाव करना उनका। तो आप कह लेते हैं कि S स्पान द सेट B, यानी कि LS इक्वल टू V अगर फॉलो हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं सेट S स्पान द वेक्टर स्पेस। लेकिन बुक में कहा गया है कि ये बेसिस नहीं है। तो बेसिस होने के लिए 2 प्रॉपर्टी का होना जरूरी है कि वो Li भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LS इक्वल टू V तो फॉलो हो जाएगा, लेकिन सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर फॉलो नहीं होगा। तो जब आप बेसिस करने जाएंगे तो आप क्वेश्चन को 2 भागों में बांटेंगे।
अब देख लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, वी प्रूव दैट एस स्पान आर क्यूब आर, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल एस इज इक्वल टू आर क्यूब आर होगा। अगर आप कह रहे हैं एस स्पान आर क्यूब आर, तो इसका मतलब एस के स्पान इसके एस के फैलाव से, यानी कि एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप आर क्यूब आर प्राप्त कर सकते हैं। तो एल एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब आर। अब आर क्यूब आर का मैं कोई एलिमेंट लेने जाता हूं, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब आर। ये मैंने एलिमेंट ले लिया है आर क्यूब आर का। अब लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कुछ फील्ड के एलिमेंट ले लेता हूं एंड यही बढ़ा देता हूं। 4 वेक्टर्स हैं मेरे पास, a, b, c, d बिलोंग्स टू r। लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा, a 1 0 0 प्लस b 1 1 0, c का 1 1 1 प्लस d का 0 1 0। इक्वेशन नंबर 1। अब जो एक्स वाई जेड वाला मेरा वेक्टर लिया गया है वो 3 डायमेंशन से लिया गया, आर क्यूब से लिया गया है। अगर मेरे ए बी सी डी के मान इस तरह से आ जाए कि मेरा एक्स वाई जेड प्राप्त हो जाएगा, तो ये मेरा एल एस प्राप्त हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 2 की हम तीसरी एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं इस समय। ये सवाल हमें बार बार जो है यहाँ पर करने होंगे। अब पहले एलिमेंट लीजिएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। दूसरे एलिमेंट लीजिएगा यहाँ बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वाई। तीसरा एलिमेंट लीजिएगा यहां से, ये 0 है, यहां पर 0 है, यहां c और यहां 0, c इज इक्वल टू जेड। अब यहां से c इज इक्वल टू जेड मिल चुका है, तो यहां से मिल जाता है हमें a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड। यहां से मिल जाता है हमें b प्लस डी इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। यहां पर मिल चुका है हमें c इज इक्वल टू जेड। अब देखिएगा यहाँ पर ये केस बन गया है मेरा, a प्लस बी प्लस सी का मान x है, b प्लस सी प्लस डी का मान y है, c का मान z है। अब यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 मान मुझे निकालने हैं a b c d, ठीक है ना। 4 मान निकालने हैं तो मुझे 4 इक्वेशन 101% होनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन 3, तो सॉल्यूशन करने के लिए कुछ अपने पास से चुनना पड़ेगा। और ये देख लीजिएगा सॉल्यूशन के कई तरीके हो सकते हैं। अब देखिएगा c की वैल्यू तो आ चुकी है, यहाँ मेरे पास a प्लस बी है और यहाँ मेरे पास b प्लस डी है। यानी कि अगर मैं b को चूज कर लेता हूँ, किसको, b को चूज कर लेता हूँ, कोई भी रियल नंबर, तो मेरा a और d आ जाते हैं। अब मैं ऐसे ले लेता हूँ, लेट b is equal to 0, then a is equal to x minus z मिल जाएगा, b is equal to 0 मिल जाएगा, c is equal to z मिल जाएगा और d is equal to y minus z मिल जाएगा। y इक्वेशन 1, x y z is equal to a की वैल्यू है x माइनस जेड 1 0 0 प्लस b की वैल्यू 0 1 1 0, c की वैल्यू में z है 1 1 1 और d की वैल्यू में है y माइनस जेड और चौथा वेक्टर है मेरा 0 1। अब ये जो एलिमेंट है मेरा आर क्यू आर का है। अब एक्स वाई जेड कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है, आर्बिटरी वैल्यू है। आप एक्स वाई जेड अपनी मर्जी से अगर चुनेंगे तो जैसे ही आपको एक्स वाई जेड मिलेंगे तो आपको एक्स माइनस जेड की भी वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी और वाई माइनस जेड की भी वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि आर क्यूब आर का आप प्रत्येक वेक्टर जो है इन दिए गए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, इज टू इम्प्लाइज एल एस इज इक्वल टू आर क्यूब आर। ये पहली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो चुकी है। सेकंड पॉइंट, अब हमें प्रूव करना है कि जो सेट एस मिला है वो बेसिस नहीं है।
तो एलएस तो फॉलो हो चुका है, लेकिन अगर अभी बेसिस होने के लिए जरूरी है कि ये सेट ऑफ एलआई वेक्टर्स होना चाहिए। अब एलआई वेक्टर्स के लिए आपको पता है, पीछे आप चेक कर रहे थे पीछे वाले चैप्टर में, एलआई वेक्टर में राइट हैंड साइड में 0 लिया जाता है। अब ये इक्वेशन देख लीजिएगा, वी कंसीडर ए 1 0 0 प्लस बी 1 1 0 प्लस सी 1 1 1 प्लस डी 0 1 0 इज इक्वल टू नल वेक्टर ले लीजिएगा 0 0 0। अब इक्वेशन आपकी यही तैयार हो जाएगी आपकी। अब राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 0। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस अगर बन जाता है तो ये एलडी वेक्टर्स में चले जाएंगे। आप देखिएगा सी की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, तो यहाँ से मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मिलेगा आपको बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 0। 0 0 101% आंसर है, लेकिन आपको 0 0 के अलावा कोई और आंसर भी सोचना है। आप देखिएगा यहाँ पर बी की वैल्यू में चूज कर लेता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू मैं -1 ले लेता हूँ, देन ए इज इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा, डी इज इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 1। 4 स्केलर मैंने मल्टीप्लाई के लिए ABCD इस्तेमाल करे थे। अगर चारों स्केलर ओनली 0 सॉल्यूशन देते तो ये LI वेक्टर्स में चला जाता, लेकिन यहाँ पर 4 नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, डी भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो के अलावा नॉन जीरो वैल्यू अगर आपको एक भी कम से कम मिल जाती है तो आप लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स में है। तो यानी कि एस जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का है, तो इसलिए ये बेसिस नहीं हो सकता। इस टू इम्प्लाइज एस इज सेट ऑफ LD vectors. So S is not basis of RQR। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो सेट हमें S मिला था वो RQR को जनरेट तो कर सकता है, परंतु वो उसका बेसिस नहीं हो सकता क्योंकि उसमें LI वेक्टर्स उपस्थित नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ये देखिएगा एग्जाम्पल 4 ये है, प्रूव दैट द सेट S इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा गामा प्लस आई डेल्टा इज बेसिस ऑफ CR IFF if and only if अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ है। अब सी के आगे ब्रैकेट में आर लिखा गया, तो ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो फील्ड होता है, तो फील्ड आपका रियल नंबर्स है और वेक्टर स्पेस का नाम है सी। बाहर वेक्टर स्पेस का नाम लिखा जाता है ब्रैकेट की, और सी मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो वेक्टर स्पेस है और उसमें जो फील्ड के एलिमेंट लेने हैं वो रियल नंबर्स लेने हैं। अब वो कह रहा है सेट एस इज बेसिस, ये बेसिस है। अगर सेट एस बेसिस है तो ये दोनों प्रॉपर्टी का पालन करेगा, LS का भी और LI का भी। देखिएगा दोनों प्रॉपर्टी लेने चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी प्रूव दैट S is set of LI vectors। We prove that S is set of LI vectors। अब यहाँ फील्ड आपकी रियल नंबर्स है, दो एलिमेंट लेकर के आइएगा। फॉर A, B belongs to R, कंसीडर इक्वेशन कंसीडर करिएगा, A अल्फा प्लस आई बीटा
प्लस बी गामा प्लस आई डेल्टा इज इक्वल टू 0। नल वेक्टर रियल ले लीजिएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस आई के साथ ए बीटा प्लस बी डेल्टा इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0। रियल और इमेजनरी पार्ट ले लीजिएगा, इक्वेट आर पी एंड आई पी ए अल्फा प्लस बी गामा इज इक्वल टू 0, ए बीटा प्लस बी डेल्टा इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स बना लीजिएगा, अल्फा गामा बीटा डेल्टा ए बी इज इक्वल टू 0, 0। ये फॉर्म हो गई आपकी ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म हो गई है। अब यहाँ से डिटरमिनेंट ए की ए इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा गामा बीटा डेल्टा। डिटरमिनेंट ए बना लीजिएगा, अल्फा गामा बीटा डेल्टा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। अब यहाँ देख लीजिएगा वैल्यू अल्फा डेल्टा माइनस बीटा, ये सॉल्यूशन गलत है, नॉट इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन। अब मेरे फील्ड के दो एलिमेंट थे, मुझे दो वैल्यू ए और बी निकालनी थी, यानी कि मेरे अननोन दो हैं। 2/2 ऑर्डर का माइनर मेरा 0 नहीं आ रहा है, तो रैंक 2 हो गई। और जब रैंक अननोन के बराबर हो जाती है तो ये केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन बनता है, और ऐसे केस में जो आपके वेक्टर्स होते हैं वो एलआई वेक्टर्स होते हैं। अब ऐसे ले लेते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू n। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। सो S a set of Li vectors। S जो सेट है वो Li वेक्टर्स का सेट है। सेकेंड, नाउ वी विल प्रूव दैट LS इज इक्वल टू CR। अब मैं LS इज इक्वल टू CR दिखाने वाला हूँ, तो इसका मतलब है सेट S में जो वेक्टर पड़े हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं C यानी कि कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त कर सकता हूँ। अब ऐसे मान लीजिएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिएगा और x प्लस आई वाई बिलोंग्स टू C एंड A B बिलोंग्स टू R। ऐसे ले लीजिएगा, x प्लस आई वाई इक्वल टू A अल्फा प्लस आई बीटा प्लस बी गामा प्लस आई डेल्टा। एक ही क्वेश्चन को दो बार करना है। जब एल आई चेक करने जाते हैं तो 0 लेना होता है, और एल एस चेक करने जाते हैं तो एलिमेंट उठा लेते हैं। और यहाँ से 0 की जगह कंपेयर कर लेते हैं रिजल्ट के। ए अल्फा प्लस बी गामा इक्वल टू एक्स कॉमा ए बीटा प्लस बी डेल्टा इक्वल टू वाई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखेगा अगर मुझे b काटना है तो इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा की मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस इक्वेशन नंबर 2 में गामा की मल्टीप्लाई करूंगा। तो a के साथ आ जाएगा अल्फा डेल्टा और यहाँ से आ जाएगा माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू एक्स डेल्टा माइनस वाई गामा। तो a इज इक्वल टू एक्स डेल्टा माइनस गामा वाई अपॉन अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। अब देखिएगा डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है कि ये 0 नहीं हो सकता, a आ गया है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 में अब मल्टीप्लाई करते हैं बीटा की, माइनस इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा की। तो यहाँ से b इक्वल टू तैयार हो जाएगा। 1 में बीटा की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स बीटा माइनस वाई अल्फा अपॉन नीचे वाली वैल्यू फिर वही सेम आ जाएगी। 1 में तो मल्टीप्लाई हो रही है बीटा की, तो ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस अल्फा डेल्टा। अब इस तरह से आ जाएगा ये। देन अब आप लिख सकते हैं x प्लस आई वाई इक्वल टू एक ही वैल्यू रख दीजिएगा, एक्स डेल्टा माइनस गामा वाई अपॉन अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। यह अल्फा प्लस आई बीटा और प्लस
एक्स बीटा माइनस वाई एल्फा अपॉन बीटा गामा माइनस एल्फा डेल्टा, और यहाँ गामा प्लस आई डेल्टा। राइट हैंड साइड में इन दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये एल एस की डेफिनेशन हो गई, और ये एलिमेंट है सी का, तो यानी कि सी का एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त कर लिया है आपने। इस टू इम्प्लाई सी इक्वल टू एल एस, इस टू इम्प्लाइज, आप देखिएगा एल एस की डेफिनेशन भी कंप्लीट है और सेट ऑफ एल आई वैक्टर्स भी हो चुका है। इस टू इम्प्लाइज एस इज बेसिस ऑफ सी आर इफ एल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो, और शर्त ये बनी कि अगर ये बेसिस होगा तो एल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ये 2018 का क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये 2013 में भी आया था, 2016 में भी आया था, 2017 में भी आया था। If V3 R is a vector space, then show that the set S is equal to है 0, 1, -1, 1, 1, 0, 1, 0, 2। इस बेसिस ऑफ B3 प्रूव करना है कि ये B3 यानी कि 3 डायमेंशन का बेसिस है, एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का है ना, कोऑर्डिनेट का मतलब है फील्ड के एलिमेंट से होता है जो आप मल्टीप्लाई करने के लिए स्केलर यूज करते हैं, ऑफ वेक्टर 1, 0, -1 विद रेस्पेक्ट टू दीज बेसिस। यानी कि अगर कोई 3 डायमेंशन का वेक्टर हमें 1, 0, -1 दिया जाए, और जब हम वो दिए गए वेक्टर के बेसिस में खोलेंगे तो हमें बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, अर्थात फील्ड के एलिमेंट क्या होने चाहिए। अब ये है, पहले तो हम इसे बेसिस प्रूव करने जा रहे हैं। अब ये है, अब S इज सबसेट ऑफ B3R। फर्स्ट पॉइंट, we prove that S is set of Li vectors। सबसे हम Li vectors का सेट प्रूव करने जा रहे हैं फॉर A, B, C belongs to R। कंसीडर इक्वेशन मान लीजिएगा A 0, 1, -1, B का 1, 1, 0, C का 1, 0, 2 इज इक्वल टू 0, 0, 0। देख लीजिएगा यहाँ से इक्वेशन 0A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, A प्लस B प्लस 0 C इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऐसे देख लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन नीचे लिख लेता हूँ, A प्लस B प्लस 0 C इज इक्वल टू 0 माइनस A प्लस 0B प्लस 2C इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स तैयार कर लीजिएगा। A इज इक्वल टू 0, 1, 1, 1, 1, 0, -1, 0, 2। 11 नंबर पर 1 बनाना होता है, R1 इंटरचेंज R2 इक्विवेलेंट 1, 1, 0, 0, 1, 1, -1, 0, 2। 11 नंबर पर 1 बन चुका है, इक्विवेलेंट फॉर्म की तैयारी करेगा, इसे 0 बनाइएगा। R3 चेंज R3 प्लस R1 इक्विवेलेंट 1, 1, 0, 0, 1, 1 माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2। अभी 22 नंबर की हेल्प और लीजिएगा। अब लगाइएगा R3 चेंज R3 माइनस R2 इक्विवेलेंट 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1। अब देखिएगा इक्विवेलेंट फॉर्म बन चुकी है, रैंक 3 बन गई है। इक्विवेलेंट फॉर्म हो चुकी है,
रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 और 3 ही आपके अननोन थे ए बी सी इक्वल टू हो गया एन। ये हो गया केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का केस जो है वो बन चुका है और यूनिक सॉल्यूशन के केस में आंसर आता है सिर्फ 0 0 0। देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। आपने देखा मल्टीप्लाई करने फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई लेकर के जब लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करा और इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर आता है, ओनली 0 0 0। यूनिक सॉल्यूशन का केस बन चुका है, चूंकि राइट हैंड साइड में 0 तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा 0 0 0। तो ये हो गया सेट ऑफ एल वेक्टर्स। एक काम तो खत्म हो गया। सो एस इज सेट ऑफ एल वेक्टर्स। सेकंड पॉइंट, we will prove that ls is equal to 3 डायमेंशन में हूँ मैं v3r। अब v3r का मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ और ऐसे ले लीजिएगा a, b, c बिलोंग्स टू r। लेट a के आगे डाल दीजिएगा फिर 0 1 -1, b के आगे डाल दीजिएगा 1 1 0, सी के आगे डाल दीजिएगा 1 0 2 और इक्वल टू डाल दीजिएगा x y z। ये बिलोंग्स करता है b3r को। इक्वेशन नंबर 1। एक बार 0 0 0 आ जाता है और एक बार मैं एलिमेंट ले चुका हूँ। अब फील्ड के एलिमेंट हो गए b3r से आगे है। अब इक्वेशन तो हमारी यही बनेगी यहाँ से 0a प्लस b। ये ऐसे कर लेते हैं, b प्लस सी करेंगे तो x आएगा, a प्लस b करेंगे तो y आएगा, माइनस a प्लस 2c करेंगे तो ये आएगा z। अब देखिएगा अब यहां से कोई वैल्यू निकालने चलते हैं। b प्लस सी की वैल्यू x है और यहां से जो है ये इक्वेशन 2 3 और 4। अब इसे राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड है तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये b है और यहाँ b है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में से आप इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दीजिएगा। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -a प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इक्वेशन नंबर 4 उठा लीजिएगा, -a प्लस 2c इज इक्वल टू z। इन्हें सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, इसमें से इसे घटा देते हैं तो माइनस का c आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड इज टू इम्प्लाइज c इज इक्वल टू z प्लस, बल्कि ऐसे कर लेते हैं -x प्लस वाई प्लस जेड। c की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आ जाइएगा b इक्वल टू x माइनस सी, x माइनस x प्लस x माइनस वाई माइनस जेड, तो 2x माइनस वाई माइनस जेड। और y इक्वेशन 3 देख लीजिएगा, a इक्वल टू आपको पढ़ना पड़ेगा y माइनस बी, तो y माइनस बी की वैल्यू -2x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, प्लस का z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2y और प्लस का z। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ चुकी है। पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया है हमारे पास x, y, z इज इक्वल टू a की वैल्यू -2x प्लस 2y प्लस z, 0 1 -1। b की वैल्यू है 2x माइनस वाई माइनस जेड 1 1 0 प्लस c की वैल्यू में -x प्लस वाई प्लस जेड और तीसरा वेक्टर है 1 0 2। ये मेरे s के वेक्टर्स हैं और फील्ड के एलिमेंट में ज्ञात कर चुका हूँ।
फील्ड के एलिमेंट के वेक्टर से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं तो वो एलिमेंट एल एस का होता है। और ये एलिमेंट मेरा आया है V3R से और ये एल एस का एलिमेंट है। इस तरह से वैल्यू प्रूव हो जाती है। यहाँ से आ जाता है V3R = LS। LI वेक्टर्स भी हो चुके हैं और LS की डेफिनेशन भी हो चुकी है। दोनों डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है तो मेरा काम हो जाता है। दिस प्रूव दैट S is basis of V3R। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो मेरा S सेट दिया गया था वो बेसिस ऑफ V3R का है। अब बुक में एक बात और लिखी हुई है लास्ट में कि एक और वेक्टर दे रखा है। इसे इक्वेशन नंबर 4 तक आ चुकी है। जरा इक्वेशन नंबर इसे 5 डाल दीजिएगा। और कोऑर्डिनेट और निकालने एक वेक्टर के फॉर वेक्टर 1 0 -1 बाई इक्वेशन 5। अब देखिएगा जब एक बार रिजल्ट आ जाता है तो किस तरह से दूसरे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इस वेक्टर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 5 से आइएगा 1 0 -1। अब यहाँ देख लीजिएगा माइनस का 2x है, माइनस का 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। 3 हो जाएगा माइनस का 3, 0 1 -1। अब यहाँ देखिएगा 2x 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 1 1 0 प्लस यहाँ माइनस का x है तो यहाँ माइनस का 1, ये 0 और ये माइनस का 1 तो ये हो जाता है -2 और यहाँ हो जाता है 1 0 2। देख लीजिएगा 0 है, 3 में से -2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 और यहाँ 0 0 आ जाएगा, 3 0 और -4 माइनस का 1 आ जाएगा। अब इस वेक्टर को मैंने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये जो फील्ड के एलिमेंट है ये और ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, जबकि इस वेक्टर को खोला जाए और ये बेसिस है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ 1 0 -1 R -3, -3, -2 with respect to बेसिस S। जब बेसिस S जो है बेसिस प्रूव हो चुका था तो सवाल समझ लीजिएगा। पहले और दूसरे पार्ट में आपने प्रूव करा कि S बेसिस है। बेसिस की डेफिनेशन ये कहती है कि मैं वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट प्राप्त कर सकता हूँ, किया जा सकता है। तो उसने फिर 1 0 -1 दिया और फिर उसने कहा कि 1 0 -1 अगर मैं तुम्हें वेक्टर देता हूँ और S को तुम बेसिस तुम्हारा प्रूव हो चुका है तो बताइए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यानी कि फील्ड की वो कौन से एलिमेंट होंगे जिनसे दिए गए वेक्टर S के सेट के वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ कोऑर्डिनेट का मतलब फील्ड के एलिमेंट्स है। ये 5 हो गया है एग्जाम्पल 6। डू नॉट डू इट। छठा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 7 HW है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये गलत क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी नहीं करेंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 9 है।
एग्जाम्पल नंबर 9 में है फाइंड टू बेसिस इन B4C। B4 है इस बार बेटा, 4 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस सच दैट ओनली वेक्टर्स कॉमन टू बोथ आर 0 0 1 1 एंड 1 1 0 0। और जो कॉमन वेक्टर्स होने चाहिए वो ये होने चाहिए। अब V4 है, 4 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, तो उसका जब बेसिस तैयार करोगे ना तो उसमें 4 एलिमेंट लोगे, 4 वेक्टर लोगे, तो 4 में से 2 तो ये दे रहा है और 2 जो है आप अपने पास से लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब जैसे सवाल लंबा हो जाता है तो LS वाला हिस्सा छोड़ देंगे, अकेले LI से काम चला लेना है ना। तो LI अगर हो गया तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि LI अगर हो जाएगा तो LS तो होता ही होता है, उसकी टेंशन तो मत लेना। तो 2 दिए गए वेक्टर तो उसने लेने हैं और 2 वेक्टर जो है वो और लेने के लिए कह रहा है। तो ध्यान रखना कि जो वेक्टर लेना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 डालने की कोशिश करना। अब LI और LS में देखते हैं, ऐसे ही है। 2 given vectors are 0 0 1 1 and 1 1 0 0। ये 2 वेक्टर्स हो गए हैं। अब B4C मेरा वेक्टर स्पेस है। अब ये लिख लेते हैं, द बेसिस ऑफ B4C मस्ट हैव 4 वेक्टर्स। 4 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो उसके पास जो है 4 वेक्टर होने चाहिए। अब ध्यान रखना है, 2 वेक्टर जो है ये ऐसे के ऐसे ले रहे हैं। ऐसे मान लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट 2 बार क्वेश्चन करना है। लेट एक सेट मान लीजिएगा S1, 2 वेक्टर तो आपको ये लेना है 0 0 1 1 1 1 0 0। तीसरा वेक्टर आप ये डाल दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 0 डालने हैं, ध्यान रखना। ऐसे डाल देते हैं 0 0 0 1 और एक चौथा वेक्टर डाल देते हैं 0 1 1 0। ये 4 वेक्टर जो है हम लेने वाले हैं। अब ऐसे ले लीजिएगा। अब 4 फील्ड के एलिमेंट ले लीजिएगा। लेट फील्ड हमारी C है। लेट A, B, C, D belongs to C such that A 0 0 1 1 B 1 1 0 0 C 0 0 1 B 0 1 1 0 is equal to 0 0 0 0। 4 डायमेंशन का वेक्टर, यहां से इक्वेशन ले लीजिएगा। अब पहले देखिएगा B की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरे देखिएगा B प्लस D इक्वल टू 0। तीसरे देखिएगा A प्लस D इक्वल टू 0। चौथे वाले देखिएगा A प्लस C इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा B इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ रखते हैं तो D इक्वल टू 0 मिलेगा। और D इक्वल टू 0 यहाँ रखते हैं तो A इक्वल टू 0 मिलेगा। और A इक्वल टू 0 यहाँ रखते हैं तो C इक्वल टू 0 मिलेगा। तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 0। चारों जो है 0 आ चुके हैं। चारों 0 आ चुके हैं तो मल्टीप्लाई करके 0 बनना है, तो ये होगा सेट ऑफ Li वेक्टर्स। देन S1 is set of Li vectors। पहली बात प्रूव हो चुकी है। अब 4 डायमेंशन का मैं एलिमेंट लेने जाता हूँ। अब ऐसे ले लीजिएगा, और x, y, z, w belongs to B4C। कॉम्बिनेशन तैयार करिएगा, वैसे तैयार करिएगा। ए के आगे फिर ये ले लीजिएगा 0 0 1 1, B के आगे 1 1 0 0, C के आगे 0 0 1, D के आगे 0 1 1 0 इक्वल टू, अब लेना पड़ेगा x, y, z, w। अब ABCD मेरे आ जाने चाहिए, फिर यहीं से आ जाइएगा। ये पहला वाला है
तो यहाँ से b इक्वल टू एक्स मिलेगा। ये दूसरा वाला है b प्लस डी इक्वल टू वाई मिलेगा, a प्लस डी इक्वल टू जेड मिलेगा, a प्लस सी इक्वल टू डब्ल्यू मिलेगा। फिर वही b की वैल्यू x आ चुकी है, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा d इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा z माइनस वाई प्लस एक्स, और ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा तो c इक्वल टू हो जाएगा w, c माइनस हो जाएगा w माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स। आपके पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, c भी आ चुका है और d भी आ चुका है। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू z माइनस वाई प्लस एक्स के आगे वेक्टर है हमारा 0 0 1 1 प्लस b की वैल्यू x है, x का आगे है 1 1 0 0, और फिर c वाला वेक्टर है w माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स, और इधर है 0 0 0 1 प्लस d वाला वेक्टर है y माइनस एक्स, और आगे है 0 1 1 0 इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये 4 डायमेंशन का वेक्टर है, B4C को बिलोंग्स करता है, और ये दिए गए वेक्टर जो हमने S1 माना था उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये LS1 हो गया और वो B4 हो गया। तो इस तो इम्प्लाइज LS1 इज इक्वल टू B4C, इस तो इम्प्लाइज S1 इज बेसिस ऑफ B4C। लेकिन उसने 2 बेसिस लेने के लिए कहा था, है ना, 2 बेसिस लेने के लिए कहा था। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका सेकंड। अब ऐसे मान लेते हैं लेट S2 इक्वल टू 2 वेक्टर तो आपको वही रखने पड़ेंगे 0 0 1 1 1 1 0 0। अब तीसरे वेक्टर में ऐसे ले लीजिएगा 1 0 0 0 और 0 1 0 1। अब ये होमवर्क दे देता हूँ, डू एज फर्स्ट पार्ट। अब देखिएगा जब तीसरा वेक्टर लिया गया तो 3 0 1 था, यहाँ भी देखिएगा प्लेस चेंज कर दिया, और यहाँ 0 1 1 0 था, 2 1 और 1 2 0 थे, यहाँ भी देखिएगा प्लेस चेंज कर दिया 0 1 0 1। और ये ध्यान रखना किसी भी वेक्टर स्पेस के इनफाइनाइट बेसिस होते हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ 2 आंसर देने थे इसमें से। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 10, डू नॉट डू इट, इसे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 को आप बुक की तरह से नहीं करेंगे। आप इसमें जो है पहले जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 वेक्टर हैं, तो 3 वेक्टर को सॉल्व करना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। डू एज एग्जाम्पल 5, पहले आप LI और फिर LS 2 डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। और ये एग्जाम्पल नंबर 12 ये भी होमवर्क है, डू एज एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद 13 भी होमवर्क है, डू एज एग्जाम्पल 5। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 ये HW है, ये सही दे रखा है बुक में, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। एग्जाम्पल नंबर 15 डू नॉट डू इट, इसे आप नहीं करेंगे। थ्योरी क्वेश्चन है। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज 4A को करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज 4A जो है आप नहीं करेंगे, इसे करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो है बतेरे सारे कर लिए हैं। तो ध्यान रखना होता है, यहाँ मैंने बेसिक सिखाया। अब ये एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको नॉर्मली एग्जाम्पल में क्या है, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन वो हो गया जिसमें 3 वेक्टर्स हैं, एक क्वेश्चन वो हो गया जिसमें 4 वेक्टर्स हैं, है ना। तो इनके 2-2 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो हम LI की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, LS की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब LI और LS में कोई विशेष बात थोड़ी है, LI है तो लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 डालते हैं,
और जब एल एस प्रूव करना होता है तो लीनियर कॉम्बिनेशन को वेक्टर के बराबर डाल देते हैं, दोनों समीकरणें बनती हैं, समीकरण को सॉल्व करके मान देखना होता है। और हाँ, 2 एग्जाम्पल और रह गए हैं शुरू के, एग्जाम्पल 1, 2, ये भी HW। अब ये एल आई और एल एस की प्रैक्टिस, अब ये ध्यान रखना, ये जो आज का टॉपिक है इसमें एल आई और एल एस जो है उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये किताब चलती रहेगी तो उसमें बेसिस का जिक्र होता रहेगा। और बेसिस चेक करने के लिए अब अगले चैप्टर में जाकर के सवाल छोटे हो जाएंगे। तो हम एल आई और एल एस अभी तक 2 चीज़ें चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर एल एस चेक नहीं होगा, सिर्फ एल आई से ही काम चला लिया जाया करेगा। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह से कर लीजिएगा।